नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है सन्नाटा, जिसकी लेखिका मालती जोशी जी हैं। आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। दर्पण के सामने देर तक बैठने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। मेकअप की हल्की सी परत एक जादू सा कर गई थी और वह अपने ही प्रतिबिंब पर मुग्ध हुए जा रही थी। कौन कहेगा कि वह 50 को छू रही है। उसका कुछ भी तो नहीं बदला। उम्र के साथ चेहरा थोड़ा भारी हो गया है और बालों में इक्का दुक्का सुनहरे तार झिलमिला रहे हैं। बस इन बातों ने तो उसके सौंदर्य को गर्मा ही प्रदान कर दी है। अब तो सारा दिन ही जैसे भागम भाग में बीतता है। बिंदी लगाने भर को वह आईने में झांक पाती है। नहीं तो एक समय वह था जब वह घंटों आईने के सामने बैठकर निहारा करती थी। उन दिनों कॉलेज भर में उसके चर्चे थे। इसी रूप जाल ने तो गिरीश को बांधा था। इसी के बल पर तो वह बिना किसी दान दहेज के इतने बड़े घर में गई थी। बड़ा घर याद आते ही उसका मन ऐसा कसैला हो उठा जैसे दांतों के नीचे कोई कड़वी चीज आ गई हो। बीते दिनों की स्मृतियों ने कोई मधुर रागनी नहीं छेड़ी, बल्कि मन में एक टीस सी उठा दी। वह एक झटके के साथ उठी और कपड़ों की अलमारी के सामने जाकर खड़ी हो गई। बेकार की बातों से वह इस समय अपना अच्छा भला मूड बिगाड़ना नहीं चाहती थी। साड़ी का चुनाव वाकई एक समस्या थी। अपनी रोजमर्रा की साड़ियों की ओर तो उसने झांकना भी बंद कर दिया था। साल दर साल उन्हें ही पहनते वह ऊब चुकी थी। कुछ साड़ियां जो समारोह के लिए खरीदी गई थी, पर हर कपड़ा हर मौके पर खिलता थोड़े ही है। साड़ी ऐसी हो जो अवसर विशेष के अनुकूल हो और उसकी सौम्य सोबर इमेज भी बनाए रखे। कपड़ों को उलट पलट करते हुए उत्तरा को निशी बेहद याद आ रही थी। वह होती तो क्या उसे इतना सोचना पड़ता। वह तो पता नहीं कब से मुनासिब सी साड़ी, मैचिंग चूड़ियां, पर्स, चप्पलें सब कुछ निकाल कर रख चुकी होती। उसके रहते मजाल थी कि मम्मी उल्टा सीधा पहनकर या बेतरतीब से बाल लपेटकर बाहर चली जाएं। कपड़े ही नहीं, उसका तो घर की हर समस्या पर अधिकार था। कोई भी काम उस पर छोड़कर निश्चिंत हुआ जा सकता था। उसके रहते घर कैसा भरा भरा सा लगता था। इस तरह द्वीपों में बटा हुआ नहीं था। उत्तरा को पीएचडी मिली थी तब निशी मुश्किल से 16 वर्ष की रही होगी। स्टाफ मेंबर्स पार्टी के लिए इसरार कर रहे थे। उत्तरा ने सोचा था वही कैंटीन में कुछ खिला पिला देगी, पर निशी अड़ गई। कॉलेज में क्यों मम्मी? क्या तुम्हारा घर नहीं है? और पार्टी का सारा प्रबंध उसने अकेले ही कर दिया था। खाना तो खैर बाहर से मंगवाया गया था, पर प्लेटें, चम्मच, नैपकिन्स, बर्फ, यहाँ तक कि पान सुपारी और जर्दे की व्यवस्था भी उसने इतनी सुघड़ता से की थी कि सब चकित रह गए थे। लोग अब फिर पार्टी मांग रहे हैं, पर अब उत्तरा की हिम्मत टूट गई है। यूं कहने को तो घर में आशु भी है, पर आशु? उसने आवाज दी, पर जैसे कि वह जानती थी कि कोई जवाब नहीं आएगा। आजकल तो वह बस अपने पापा के आसपास ही मंडराया करती है। निशी भी थी तो आशु उसके साथ लगी रहती थी। उसकी शादी क्या हुई, दोनों ही लड़कियां हाथ से निकल गईं। आशु? इस बार आवाज थोड़ी ऊंची थी और तल्ख भी। क्या है मम्मी? मूर्तिमान बेजारी बनकर आशु सामने आकर खड़ी हो गई। उसके लहजे से उत्तरा का पारा चढ़ गया। वह भूल सी गई कि क्यों बुलाया था। रूखे स्वर में पूछा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? चलना नहीं है क्या? कहाँ? अरे, आज आपका फंक्शन है ना। सॉरी मम्मी, मेरा जाना नहीं हो सकेगा। क्यों? पापा को बुखार है। कोई नई बात है क्या? नहीं न सही, पर ऐसी स्थिति में उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता ना मम्मी। 2 घंटे महादेव उनके पास बैठ सकता है। हाँ, सो तो है, पर मम्मी वहां सारी साहित्यिक बातें होंगी। मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं है, वैसे ही बोर हो जाऊंगी। ठीक है,
उत्तरा ने विषय समाप्त करते हुए कहा। अंशु जैसे प्रतीक्षा ही कर रही थी और तुरंत पलटकर चल दी। उत्तरा उसे देखती रही। इन दिनों वह एकदम अपनी मां की प्रतिकृति सी बनती जा रही है, पर मन से कितनी दूर फिक गई है। इसके विपरीत निशी एकदम अपने पापा पर गई है, पर बचपन से ही वह अपनी मम्मी की बेटी रही है। पिछले दिनों से तो वह बेटी से भी ज्यादा सखी बन गई थी। कोई भी बात उसे निसंकोच कहकर वह हल्का हो लेती थी। निशी बड़ी बहन की तरह से सांत्वना देती और धीरज बंधाती। कभी कभी तो उसका पक्ष लेकर पापा से तक भिड़ जाती थी। शादी होते ही लड़कियां कितना बदल जाती हैं। सारी माया ममता पता नहीं कहां खो जाती है। अब तो बस निखिल और मंटू। निशी की दुनिया इन दोनों में सिमट कर रह गई है। मम्मी, दोबारा अपनी बेजारी जताते हुए आशु सामने खड़ी हो गई। वो लोग आ गए हैं मम्मी। अरे 4 बज गए क्या? उसने चौंक कर घड़ी देखी। आशु, उन्हें बिठाओ, पानी वानी पिलाओ, मैं बस आ ही रही हूं। अपने को आखिरी बार आईने में देखने के लिए मुड़ी तो उसने आशु का खिंचा खिंचा सा चेहरा ही परिलक्षित हुआ। उत्तरा जल भुन कर रह गई। मेरे मेहमानों को 1 गिलास पानी पिलाने में इसकी जान जाती है। पापा के लिए हर आध घंटे बाद चाय बनाते समय इसके हाथ नहीं थकते। वह बुदबुदाई, पर सारा गुस्सा भीतर ही भीतर पी गई। इस समय वह अपना मन बिल्कुल खराब नहीं करना चाहती थी। हेलो एवरीबॉडी, उसने बड़े खुशनुमा अंदाज में कहते हुए हॉल में प्रवेश किया। पर वहां सतीश मेहता अकेला बैठा अखबार पढ़ रहा था। सामने ट्रे में पानी से भरा गिलास अनछुआ रखा था। चलो, उसने कहा। कहते हुए वह खड़ा हो गया, पर एकदम से झटक गया। अंकल नहीं चलेंगे? दरवाजे तक पहुंच गई थी उत्तरा, पर उसने देखा कि सतीश अभी वहीं खड़ा है। नहीं अंकल, नहीं जाएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, स्वर को यथासाध्य तल्ख बनाते हुए उसने कहा। और आशु जी? सतीश ने अस्फुट किंतु उत्सुक स्वर में पूछा। नहीं, वह नहीं आ सकती, उनके पास भी तो कोई होना चाहिए। वैसे तो मेरा जाना भी मुश्किल ही था, पर तुम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन कर रखा है। और यह कहते हुए वह खटाखट सीढ़ियां उतरकर गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई। मेहता को मजबूरन साथ आना ही पड़ा, पर उसके लिए दरवाज़ा खोलते हुए, अपनी सीट पर बैठते हुए और गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसकी आंखें बराबर बंद दरवाजे पर खिड़कियों के पर्दे पर लगी रही, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। बेचारा सतीश। उत्तरा को उस पर दया आ गई। बेचारा जान छिड़कता है आशु पर वह लड़की है कि 1 मिनट पापा को आंखों से ओझल नहीं करना चाहती। साथ नहीं आई, न सही, पर गुड लक कहने के लिए तो दरवाजे पर आ सकती थी ना। गुस्सा तो उसके पापा पर आता है। ऐसे नाजुक मिजाज बनते हैं कि हर पल किसी का आंचल थामे रहना चाहते हैं। 5 बहनों में अकेले भाई हैं, खूब लाड प्यार पाया है। अम्मा जी ने तो एकदम आग की पुतली की तरह सहेजा है उन्हें। तभी तो यथार्थ की धरती पर पैर रखते ही उनका दम फूल जाता है। जिस बीमारी का आशु इतना हव्वा बना रही है, उसकी नब्ज निशी ने खूब पकड़ ली थी। कुछ नहीं मम्मी, यह सब जॉब सिकनेस है, जिम्मेदारियों से भागने के बहाने हैं। इन्हें सारे झंझटों से मुक्ति दे दीजिए, फिर देखिए कुछ नहीं होगा। बात एकदम सही थी। चाहे बिजली का बिल भरना हो या हाउस टैक्स, बच्चों का एडमिशन कराना हो या खेत से गेहूं लदवाना हो, गिरीश को कल्पना से ही बुखार आने लग जाता था। बुखार ना आता तो पीठ अकड़ जाती या फिर सर दर्द से फटने लगता। बच्चों की हारी बीमारी में भी कभी उनका सहारा ना मिला। निशी की सगाई के वक्त तो वे अस्पताल में ही भर्ती थे। बच्चों की दादी जब तक रही, बेटे की बीमारी में सर घर पर उठा लेती। उनकी इस हाय तौबा में मूल प्रश्न जाने कहाँ चला जाता। बहू को बार बार कोसा करती। अकेला आदमी बेचारा कहाँ तक बोझा ढोता फिरेगा। एक लड़का ही अगर हो जाता। यह बात वे कुछ इस अंदाज में कहती मानो बेटा होता तो सीधा झूले से उतरकर बाप का हाथ बटाने पहुंच जाता। अम्मा जी की मृत्यु के बाद तो गिरीश एकदम जैसे निराश्रित हो गए।
पहले तो उन्होंने उत्तरा का सहारा लेना चाहा, पर वैसी संवेदनशील सेवा वह कैसे करती, कब करती। आखिर बच्चे भी तो उसी को पालने थे, नौकरी भी उसी को करनी थी, जो कि अब शौकिया नहीं रही थी, वह जीवन की आने वाली आवश्यकता बन गई थी। बड़ा घर तो मात्र एक छलावा था। सारे सब्जबाग दूर के ढोल निकले। वकालत की एक तख्ती जरूर टंग रही थी, ताकि कोई ये न कहे कि निठल्ले हैं, बीवी की कमाई खाते हैं। शेष तो बस उत्तरा ही जानती है, या उसका ईश्वर। पत्नी से निराश होकर अब उन्होंने आशु का दामन थाम लिया है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि वह इस तरह लड़की को तबाह कर रहे हैं। पता नहीं कैसे उनके मन में यह भय बैठ गया है कि उसकी शादी होते ही पापा एकदम अकेले पड़ जाएंगे। अकेलापन क्या इतना भयानक होता है? आखिर उत्तरा भी तो जी ही रही है। वह तो बरसों से भीड़ के बीच अकेलापन झेल रही है। उसने तो कभी शिकायत नहीं की। मैडम, जैसे हड़बड़ाकर तंद्रा से जागी हो। गाड़ी मछली की तरह फिसलती हुई कब कॉलेज पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। पोर्च में उसके कुछ कनिष्ठ सहयोगी और विभाग के छात्र छात्राएं स्वागत के लिए खड़े थे। गाड़ी से उतरते समय उसकी मनः स्थिति बड़ी अजीब सी थी। अपने ही कॉलेज में इस तरह मेहमान बनकर आना उसे अटपटा लग रहा था। वह तो बार बार मना कर रही थी, पर बच्चे नहीं माने। उसका गौरव, उसका सम्मान जैसे सबका हो गया था। इसे वे कैसे व्यर्थ होने देते? यह सब कुछ इतना अनपेक्षित था कि उत्तरा स्वयं हैरान रह गई थी। वर्षों के अध्ययन और परिश्रम के बाद उसने एक भारी भरकम पुस्तक लिख डाली थी, भारतीय नारी की सामाजिक चेतना, उदय और विकास। बड़ी मुश्किल से तो वह प्रकाशित जुटा पाई थी। उसने उस समय बस यही आशा की थी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा खरीद ली गई तो पुस्तक कॉलेज के पुस्तकालयों में पहुंच जाएगी। 4 लोग इसे पढ़ेंगे तो उसका श्रम सार्थक हो जाएगा। पर आश्चर्य, पुस्तक तो अकादमी पुरस्कार जीत लाई। उसे तो सुनकर कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके छात्र जगत में तो आनंद की लहर दौड़ गई थी। पुरस्कार समारोह तो राजधानी में अगले महीने होना था, पर उन लोगों ने कॉलेज में उससे पहले ही एक सम्मान समारोह आयोजित कर डाला था। उसे हमेशा अपने विद्यार्थियों से इतना आदर और स्नेह मिलता रहा कि छात्र अनुशासनहीनता की पुकार मचाने वाले उसके सहयोगी अक्सर उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। फैकल्टी का वह छोटा सा हॉल बड़े कलात्मक ढंग से सजाया गया था। हॉल में प्रवेश करते ही स्वयं प्राचार्य ने उठकर उसका स्वागत किया तो वह संकोच से गड़ ही गई। उसे पहले तो फूल मालाओं से लाद दिया गया, फिर भाषण का दौर प्रारंभ हुआ। छात्र तो उसकी इस उपलब्धि पर गदगद थे ही, पर कुछ सहकर्मी ने भी जब उसकी प्रशंसा के पुल बांध दिए तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। प्राचार्य महोदय ने भी 2 शब्द बोले। उत्तरा के कारण उनका यह कस्बाई कॉलेज देश के नक्शे पर आ गया था। प्रमुख अतिथि थे जिलाधीश महोदय। उसे सम्मान का प्रतीक मीणा पाणी की मूर्ति भेंट करते हुए उन्हें एक औपचारिकतावश स्तुति में 2 शब्द कहने ही पड़े। वह सुनती रही और सोचती रही, काश आशु यहाँ होती, उसके पापा होते तो वे लोग जरा देख तो लेते कि घर के बाहर उसे कितनी इज्जत मिलती है, कितना प्यार मिलता है। पर वे यहाँ आते ही क्यों? पत्नी की गौरव गाथा सुनने का सामर्थ्य उनमें कहाँ है? तभी उनको बुखार ना आ गया? उस दिन जब कुछ लोग यह सुसंवाद लेकर घर पहुंचे थे, तभी तो वह सहज भाव से उसे झेल नहीं पाए थे। कैसी रोनी सी आवाज में बोले थे, भाई हमने तो पूरी स्वतंत्रता दे रखी है, जितना समय मिलता है अपने विषय को दो, घर बार की चिंता तुम छोड़ दो, उसे हम संभाल लेंगे। अपन कोई बड़े विद्वान तो है नहीं, बस इतना योगदान दे सकते हैं। उनके हर शब्द से झांकते हीनता बोध ने उसे उतना नहीं कचोटा जितना उनके झूठ ने। मन हुआ सबके सामने उन्हें बेनकाब कर दे, बता दे कि वे कितना घर द्वार देखते हैं, पर वे चुप बनी रही। कभी कभी सुखी गृहस्थी का नाटक करना भी कितना जरूरी हो जाता है। इस समय भी वह प्रसंग याद आते ही उसका मन फुफकार उठा। सम्मान की सारी खुशी, सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।
रात भर जागकर एक आलेख तैयार किया था, पर बोलने के लिए खड़ी हुई तो एक भी शब्द याद न आया। पहली बार कागज की जरूरत महसूस हुई। सुनने वालों ने समझा भाव विह्वल हो जाने से उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई है, नहीं तो वह साक्षात सरस्वती है। लौटते समय आधा दर्जन लोग साथ थे। फूल मालाएं और भेंट सामग्री उन्हीं के हाथ में थी। दरवाजा वैसे ही बंद था। चलते समय न तो किसी ने विदा किया था और न अब वहां कोई स्वागत के लिए खड़ा था। अब चलेंगे मैडम, किसी ने कहा तो लगा मन पर हथौड़े की चोट पड़ गई है। इतने बड़े हंगामे के बाद ये लोग उसे एकदम अकेला छोड़कर चले जाएंगे। कल्पना से ही वह सिहर उठी थी। ऐसे कैसे चले जाओगे? उसने कहा, एक एक कप कॉफी तो पीते जाना। और फिर उसने दरवाजे की घंटी जोर से दबा दी, इतने जोर से कि उसकी आवाज से सन्नाटे की धज्जियां उड़ गईं। आशा करती हूं आपको यह कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।